एक तो ज़ाहिरी बात है, दोनों शख्सियात चाहे वो सिपा सलार हों या वज़ीर आज़म हो, यूथ के लिए मैसेजेस थे और किस किस के लिए क्या क्या पैगाम था उनकी गुफ्तगू में? ये तो पैगाम यही था कि पूरी कौमी यकजहती चाहिए और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अवाम को इतना खुश रखें, उनको जदीद तालीम दें, जिससे वो आजकल मॉडर्न जो ज़माना है उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और साथ ही साथ उन्होंने इम्पोर्टेंट बात चीफ ऑमिर साहब ने ख़ास तौर पे कहा कि मुझे नौजवानों की आंखों में जो चमक नज़र आ रही है, दिस सैटिस्फाइज में मुझे बड़ी खुशी होती है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फ्यूचर में बहुत ही सेफ हैंड्स में जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि आज़ादी की नेमत अगर आपने देखनी है और आपने समझनी है, तो फिर अब लिबिया, इराक, सीरिया, गाज़ा में जो ज़ुल्म बर्बरीत हो रही है और कश्मीर में जो इंडिया ज़ुल्म कर रहा है, बिल्कुल। उसको देखें तो आप खुदा का शुक्र करेंगे कि आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ादी के साथ रहते हैं। और फिर उन्होंने सबसे बड़ी कहा कि इल्म की बात की कि इल्म जो है, ये आपको दूसरों से बेहतर करता है। इफ यू 2 लोग बैठे जो एजुकेटेड है, वो उससे स्टैंड आउट करेगा। इसी तरह नेशन में जो नेशन एजुकेटेड है, वो स्टैंड आउट करेगी और जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल करेगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने बात की कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने की कि अल्लाह ताला कहता है अगर आप ईमान लाए हो तो फिर मैं आपको आज़माऊँगा भी और उसमें आपने पूरा उतरना है। उन्होंने पुरानी आयत का ज़िक्र भी किया, फिर उसके अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा उन्होंने और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज जो है और होना बिल्कुल। चाहिए हुकूमत में, फ़ौज में और अवाम में, बिकॉज़ जब तक आप इकट्ठे होके जल नहीं होंगे, हुँ। तो आप किसी भी अंदरूनी बैरूनी ठीक दुश्मन है। का मुकाबला नहीं कर हारिस सकते हैं। नवाज़ साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा भी कि हमें यकजहती की ज़रूरत है, हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है, यही हमारी तरक्की की ज़ामिन भी होगी। हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क जो है वो इंतशार की इसी कैफियत में है, कहीं पर धरना है, कहीं पर कीमतों की कमी पर लड़ाई झगड़े हैं, कहीं पर किसी किस्म का लड़ाई झगड़े, मतलब ये तमाम जमातें मिलकर सिर्फ इस वक्त खींचातानी कर रही हैं। इसको समझते हैं कि ये यकजहती की ज़रूरत जो है वो किस तरह से पूरी हो पाएगी, किस तरह से इनको एक जान किया जा सकता है? देखिए, उसमें बेसिकली आपकी यूथ 65 टू 70% है। आपने अपने यूथ को टैलेंट को यूज़ करें बिकॉज़ आपका ये टैलेंट जो आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर जा रहा है एंड वी आर वेस्टिंग आवर यूथ एंड टैलेंटेड पीपल। सो आप अगर यहाँ पर ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आपने माइन एंड मिनरल्स की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ग्रीन पाकिस्तान की बात एसआईएफसी में की जाती है। अब जो यंग लोगों को मसरूफ़ करें, उनको रोज़गार दें और वो बेस्ट ये है कि इंडिया में 1 साल में $150 बिलियन जो है उसकी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पैसा कमाते हैं एंड वी अर्न ओनली $3 बिलियन। सो मेरे ख्याल में इसको जितनी आईटी यूनिवर्सिटीज़ बनाएँ, आईटी सिटीज़ बनाएँ, लोगों को लैपटॉप्स उनके पास होने चाहिए। घर में बैठ के देखिए आजकल वो ज़माना गुज़र गया है, ना आपको इंडस्ट्री की ज़रूरत है। एक लैपटॉप है, एक बच्चा और बच्ची बैठे हैं और वो अपने कंप्यूटर के ऊपर दुनिया का कारोबार कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, अमेज़न लेकिन को देख हारिस लें। नवाज़ साहब, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले ही नौकरियां जो लोगों के पास थी वो भी ख़त्म होती जा रही हैं। बेरोज़गारी इस वक्त जो है वो अरूज पर पहुंच रही है। रोज़गार देने की बजाय हम पहले ही फैक्ट्रियां, सनतें हम बंद कर रहे हैं। तो हम किस तरह से यूथ को रोक पाएंगे अपने मुल्क में? आपने कहा कि हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर चले जाते हैं। हमारे पास यूथ कन्वेंशन में क्या ऐसा प्लान दिया गया है जिसके तहत हम अपनी यूथ को रोक सकते हैं? देखिए, ये एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने एक डेवलपमेंट फंड्स में 1500 अरब रुपया रखा है, जो आप एमएनए एमपीएस को बाँटते हैं और वो जाके अपनी डेवलपमेंट करते हैं, साथ ही साथ इट्स वे ऑफ करप्शन आल्सो। फिर उसके बाद आईपीपीज़ को आप 1500 अरब के करीब दे रहे हैं, तो अगर आप एक आईपीपीज़ को बुलाएँ, उनके जो ओनर्स हैं, उनको कहें 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हम आपको पैसा नहीं दे सकते, आपने बहुत कमा लिया पैसा। तो अगर आप उसमें से 1500 में से मैं कहता हूँ कि आप 700-800 अरब भी बचा लेते हैं और डेवलपमेंट फंड के 1500 में से 600-700 जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स दे दें, 600-700 अरब वो बचा लें। अगर आप 1200-1300 अरब रुपया जो आप हम पैकिंग कर रहे हैं, मैं वर्ल्ड बैंक से कि $1 बिलियन जो 300 अरब होता है, कि वो हम उनसे शराइत मानते हैं। अपने घर को सीधा करें, पुटर हाउस ले जाएँ,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाएं, ग्रीन पाकिस्तान में लगाएं, मिनरल के एक्सप्लोरेशन में लगाएं। अभी तक अवाम की आपको एजुकेशन लग की रहा हेल्थ के लिए है लगाएं। ब्रिगेडियर साहब कि अभी तक जो डायरेक्शन है अभी क्योंकि ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ हुकूमत को अपने हुकूमत की कमान संभाले हुए, लेकिन डायरेक्शन ठीक है क्योंकि एक चीज़ पॉजिटिव तो है कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पे है, लेकिन और क्या कुछ ऐसा है वही बात कि यूथ जहाँ पे टैलेंट है उसे मज़ीद निखारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है जो अभी तक नहीं हुआ? देखिए, सोशल मीडिया का भी जिक्र हुआ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि दे फॉल प्रे, वो अब नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, फेक प्रोपेगेंडा है, यू फॉल प्रे। तो देखें, वजह ये है, जब अवाम भूखे होंगे, जब अवाम खुश नहीं होंगे, अवाम के बच्चे उनकी तालीम नहीं हासिल नहीं कर सकते, जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनको जॉब नहीं मिल सकती, फिर वो फेक न्यूज़, एनिमी के जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग है, इसको वो दे टेक इट एज अ पॉजिटिव। अगर अवाम खुश होंगे, उनका रोजगार चल रहा होगा, इंडस्ट्री चल रही होगी, बिजली सस्ती होगी, डीजल सस्ता होगा, पेट्रोल सस्ता होगा, इन चीज़ों पे अगर ये पैसा जो डेवलपमेंट ने लिए हैं, तो फिर वो फेक न्यूज़ पे नहीं जाते हैं, फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा ही है। उनकी बिजली सस्ती होगी तो इंडस्ट्री होगी। तो ये हुकूमत को स्टेप लेने जो नहीं ले रही, क्योंकि हारिस नवाज साहब, जो स्टेप प्रॉब्लम ये लिया है गया है, फायर वॉल लगाई गई है, लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, और हम देखें तो इकोनॉमी भी हमारी जो है वो भी इससे नुकसान उठा रही है। हाँ, आप कह रहे हैं कि जॉब जो है वो दी जाएंगी, उनको मौके फ्राहम किए जाएंगे, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा जब आपने इंटरनेट की स्पीड ख़त्म कर दी या कम कर दी, लोग तो काम कर ही नहीं पा रहे, आईटी इंडस्ट्री किस तरह से चलेगी? देखिए, उसमें बेसिकली सबसे बड़ी हुकूमत की गलती यहीं पर, लेकिन जब आप एक एक्शन ले रहे हैं, आईटी एक्सपर्ट, आईटी के स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, उनसे कॉन्फ्रेंस करें, उनसे पूछें कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं, इससे आपकी इकोनॉमी को या आपके बिजनेस को कितना नुकसान होगा। क्योंकि जो बच्चे बच्चियां जो पूरा ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, आईटी के लोग काम कर रहे हैं, जो अभी तक एक्सपेक्टेड है कि जी का 50-500 मिलियन डॉलर्स का आपने नुकसान कर लिया, तो वो फिर लोगों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, देर कोई सब हम फैसले करते हैं, बाद में देखते हैं कि इसके नुकसान होते हैं। बिल्कुल अगर ऐसे आप ये पहले ये स्टेप ले लिए होते तो आई एम श्योर कि आज ये वक्त पाकिस्तान पे अब ये खास आईटी इंडस्ट्री में देख ठीक है। हारिस नवाज साहब, हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ यूथ कन्वेंशन जैसे इनकाद किए जाते हैं और इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, लेकिन हम यूथ को उस तरह से एंगेज कर नहीं पा रहे। जिस तरह आपके पास भी आप भी कह रहे हैं कि हमें अपनी यूथ को यहाँ रोकना होगा, यूथ को ऐसे मौके फ्राहम करने होंगे, कहाँ पर नेग्लिजेंस है, किसको किरदार अदा करना होगा? हुकूमती सतह पर तो हम देख रहे हैं कि ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि यूथ यहाँ से भागे। देखें, गवर्नमेंट, अवाम और आप जब जुनेद मिल के जब वोट देते हैं, क्या पर्पज? आपके लोग असेंबली में जाएं, अवामी नुमाइंदे जाएं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें, आपके लिए हेल्थ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके आईटी के लिए, रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए मौके हासिल करें। क्या वो काम करते हैं? दिस इज डिफरेंट। आप जो इतना पैसा MNMPs को दे रहे हैं, आप IPPs को इतना पैसा लुटा रहे हैं, जो कि इन 50 साल से कीमत भी पूरी हो गई और वो फिर लूट रहे हैं आपको मिलके, क्योंकि सब कॉमन टैक्स मिलके खा रहे हैं। ये पैसे को डाइवर्ट करें अवाम के लिए। जब अवाम खुश होगी तो हुकूमत भी स्टेबल होगी, इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी, और आपका यूथ जो टैलेंटेड ब्रेन है ये ड्रेन आउट नहीं। बिल्कुल ऐसी है। इस हवाले से भी हारिस नवाज साहब आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अपने मुल्क में दूसरे ममालिक के बिजनेसमैन को मद्दू कर सकते हैं, या उनको ऐसा कोई प्लान दे सकते हैं कि वो वहाँ से बिज़नेस लेकर हमारे मुल्क में आएँ, और हमारी यूथ को भी ज़ाहिर है तभी जॉब्स मिल सकेंगी, नए मौके मिल सकेंगे, और फिर इकॉनमी जो है हमारी बेहतर हो सकेगी। ऐसा क्या प्लान हुकूमत को देना चाहिए कि आने वाले दिनों में बेहतरी लाई जा सके? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि आपके मुल्क में सिक्योर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स होने चाहिए। आपके मुल्क में टेररिज्म नहीं होना चाहिए। जो बिजनेसमैन बाहर से आता है उसको ये तसल्ली होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सिक्योर है, यहाँ पर हालात ठीक है, मुझे ओपन मैं जाना चाहूँ, कारोबार कर सकता हूँ, तभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। इसी यही तो हमारे पर अटैक हुआ है। साइबर वॉरफेयर होती है या आपका जो हाइब्रिड वॉर है, इसके अंदर यही होता है कि दे वांट टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री, और उसके लिए वो ये अटैक करते हैं कि वो आपकी इकोनॉमी को मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, क्योंकि मुल्क में टेररिज्म हो रहा है। आपके सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र किया स्पेशली कि 12 चनार में जो हालात हुए हैं,
उसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ के लोग बैठें, जो अपने दरगाह में बैठें, मल्क जो है वो बैठें और अपने ज़मीनी तनाज़ात को और दूसरे तनाज़ को ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसे है। केपीके के लोगों ने कितना सफ़र किया टेररिज्म में, जो कितनी शहादत है, फ़ौज की शानो शाना खड़े हैं। ये चीज़ें हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और बिल्कुल इसके ऐसे लिए पूरी कौम इकट्ठी, क्योंकि आपके सामने जो फ़ौज ने कहा हम अज़्म इस्तेहकाम के लिए जा रहे हैं, तो पीटीआई ने कहा जी हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके सामने एनएनएनपी ने कहा, फिर ठीक उसके है। बाद फजल रहमान साहब ने कहा, जब ये मुल्क इकट्ठा नहीं होगा, तो दहशतगर्दी नहीं खत्म होगी, तो आपका बिजनेस जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें की ज़रूरत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी कौम इस वक्त बटी हुई है, कहीं पर जलसे हो रहे हैं, कहीं पर किसी किस्म की नारकी फैलाई जा रही है। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।